डिस्क्लेमर, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है और हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको दिलचस्प कहानियां सुनाना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का शानदार एपिसोड। सोफे के बीच में एक सूट पहने आदमी बैठा था। बाकी सब लोग सूट पहने आदमी के आसपास बैठे थे। साफ था कि वो इस कमरे में ताकत और पैसे का मालिक था। सूट पहने आदमी उस वक्त चौंक गया जब एक मोटा अधेड़ आदमी कमरे में घुसा। अरे भाड़ में जाओ, मैं बस टॉयलेट करने बाहर गया था और मैंने एक बहुत हॉट लड़की देखी। अधेड़ उम्र का आदमी सोफे पर धम्म से बैठा और अपने लिए एक ग्लास वाइन डाली। मैंने सोचा, वाह कितनी ब्यूटीफुल लड़की है। तो मैंने उसे पटाने की सोची। मैं बस हेलो कहने वाला था, लेकिन क्या हुआ, उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। फिर उसका खूबसूरत बॉयफ्रेंड आया और उसने मुझे जोर से लात मारी। उस कमीने ने बताया कि उसका नाम संजय है। मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। संजय? वो क्वींस हॉल में उन यंगस्टर्स के ग्रुप के साथ नहीं है? हाँ, सही बात है, उसने कहा। वो क्वींस हॉल में था। बड़ा घमंडी है वो, मोटा आदमी चिल्लाया। शिवा ने अपनी भौहें सिकोड़ी और अपनी बगल में बैठी सिस्टर रूही की तरफ देखा। तुम उसे जानती हो? हाँ, मैं उसे जानती हूं। वो पहले यहां अक्सर आता था। उसके पिता की एक छोटी फैक्ट्री थी और उसके पास कुछ करोड़ की प्रॉपर्टी थी। सिस्टर रूही ने अपनी लंबी टांगें मोड़ते हुए सिगरेट का धुआं उड़ाया। शिवा ने एक पल सोचा और फिर हल्की सी स्माइल के साथ बोला, उसे मेरे पास लाओ। जब अभय और उसका परिवार सम्राट के हॉल में पहुंचे तो वो शिवा के शानदार ग्रुप को देखकर दंग रह गए। इस आदमी में एक दबंग अंदाज था जो बता रहा था कि वो बहुत ताकतवर है। कहा जाता है कि अभय के साथ आए ज्यादातर लोग अमीर और रेस्पेक्टेड परिवारों से थे, फिर भी वो शिवा की दमदार नजरों से बेपरवाह थे। मिस्टर, सुना है आप मेरे भाई को ढूंढ रहे हैं? अभय ने जितना हो सके शांति से कहा। हाँ, लेकिन तुम कौन हो? शिवा को बच्चों का बड़ों जैसा बर्ताव देखकर हैरानी हुई। मेरा नाम अभय है। मेरे पिता होटल चलाते हैं। अगर मेरे परिवार ने आपको पहले कोई तकलीफ दी हो तो मैं माफी मांगता हूं, अभय ने कहा। अगर तुम्हारे पिता यहां होते तो उन्हें भी मेरे सामने झुकना पड़ता। फिर मैं तुम्हें क्यों माफ करूं? शिवा ने तंज कसते हुए कहा। आप कौन हैं? अभय का चेहरा पीला पड़ गया। जब तुम्हारे परिवार ने मेरे मेहमान की पिटाई की थी तब तुमने ये क्यों नहीं पूछा कि मैं कौन हूं? शिवा ने मजाक उड़ाते हुए कहा। अभय का परिवार प्लेबॉय और लड़कियों से भरा था जिन्हें जिंदगी की सख्ती का कभी एहसास नहीं हुआ। वो उस व्यापारी के बेटे बेटियां थे जिसे अपनी रोजी रोटी के लिए शिवा के सामने झुकना पड़ता था। अभय ने गहरी सांस ली और अपने परिवार की तरफ देखा। उसे निराशा हुई जब उसने उनकी आंखों में सिर्फ डर देखा। जब उसने शिवा का नाम सुना तो उसे पता था कि अगर वो यहां से सावधानी से नहीं निकला तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने ये नाम पहले भी सुना था और जो सुना था उससे वो अभी भी डर गया था। उसका कोई भी परिवार उसके साथ नहीं खड़ा हुआ तो उसे अकेले ही आगे बढ़ना पड़ा। मेरे भाई ने आपके मेहमानों के साथ जो किया उसके लिए मुझे माफ करें। मैं दिल से माफी मांगता हूं, अभय ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे पिता से एक दो बार मिला हूं तो इस बार को छोड़ देता हूं, शिवा ने चालाकी भरी स्माइल के साथ कहा। अभय के चेहरे पर स्माइल आने से पहले ही शिवा ने कहा, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं, लेकिन वो दो हॉट लड़कियां यहां रुकेंगी। तुम दोनों यहीं रुको, बाकी लोग जा सकते हैं, शिवा ने कहा। अभय और बाकी लोगों के चेहरे अचानक काले पड़ गए। अगर वो संजय और उसकी गर्लफ्रेंड को यहां अकेला छोड़ देता तो वो अपने परिवार को अलविदा कह सकता था, और उससे भी बुरा वो अपने परिवार को बस के नीचे फेंकने की वजह से हंसी का पात्र बन जाता। वो क्यों रुकें? उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें यहां रोकना गैर कानूनी है, प्रीति ने जवाब दिया। अभय का दिल डूब गया जब उसने प्रीति का विरोध सुना। उसकी गर्लफ्रेंड को उसके परिवार ने बिगाड़ रखा था और उसे शिवा के बदतमीज तरीकों के बारे में कुछ नहीं पता था। रश्मि का चेहरा सख्त हो गया और उसे समझ आ गया कि वो बड़ी मुसीबत में फंस गई है, लेकिन वो डरी नहीं। रश्मि के पिता अरिजीत चंद्रनगर में सत्ता के करीब थे।
उसे शक था कि शिवा उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा। फिर भी उसने सोचा कि शिवा उसे आसानी से जाने नहीं देगा। जब शिवा का बॉडीगार्ड लड़कियों को लाने वाला था, किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। इस घटना से सब हैरान रह गए। सबने देखा कि ईशान रश्मि और विकास के पास खड़ा था। उसका एक हाथ जेब में था और दूसरा हाथ बाहर, जिससे बॉडीगार्ड रुका। उसने सिर घुमाया और शिवा से कहा, वो दोनों मेरे परिवार हैं, मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट दो और उन्हें जाने दो। क्या तू पागल है? किसी ने ईशान की पीठ पर हाथ मारा और फुसफुसाया। ये मामला आसान लेकिन थोड़ा गंदा हो सकता था। वो उन बूढ़ों के साथ बैठती, कुछ पीती, उनके भद्दे मजाक सुनती और फिर घर चली जाती। लेकिन ईशान की हरकत ने पानी को इतना गंदा कर दिया कि अब इसे साफ करना मुश्किल था। ओ, तू कौन है? मैं तुझे क्यों रिस्पेक्ट दूं? शिवा ने ठंडे लहजे में पूछा। उसका सब्र जवाब दे रहा था। पहले उनके मेहमान की पिटाई हुई और अब एक बच्चा उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे वो उसका बराबर हो। ऐसा लग रहा था कि अब कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता। मैं कौन हूं? ईशान ने सिर एक तरफ झुकाया और थोड़ा सोचा। मैं वो आदमी हूं जिससे तुम उलझना नहीं चाहोगे। लड़के लड़कियां ईशान को घूरते रहे। ज्यादातर को यकीन था कि ईशान ने बार में ज्यादा पी ली है। अरे यार, ये हम सबको मरवा देगा। अभय ईशान की बेवकूफी से हैरान था। उसे पता था कि उसे ईशान को यहां पर नहीं लाना चाहिए था। वो इस बात से डर गया था कि हालात कितनी जल्दी बिगड़ गए। ये गड़बड़ तब तक बड़ी नहीं थी जब तक ईशान ने शिवा को चुनौती नहीं दी। संजय के पैर कांपने लगे। वो सोच भी नहीं सकता था कि शिवा उनके साथ आगे क्या करेगा। हाँ 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 हाँ, शिवा जोर से हंसा। मैं तुमसे नहीं उलझ सकता। वो मुस्कुराया और ईशान की तरफ इशारा किया। उसके शब्द घमंड से भरे थे। बस अब खत्म। रश्मि ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो डर रही हो कि आगे क्या होगा। वो बेवकूफ अभय भी शिवा का सामना नहीं कर सकता। ये क्यों बीच में कूदा? ये हीरो बनने का वक्त नहीं है, ये बस और मुसीबत लाएगा, विकास ने कहा। विकास का चेहरा पीला पड़ गया। उसने रश्मि को धक्का दिया और कहा, हमें क्या करना चाहिए? हमें उसे बचाना होगा। कैसे? शिवा मेरे पिता की वजह से हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन ईशान का शहर में कोई परिवार नहीं है और उसने शिवा से खुलकर बदतमीजी की। वो इसे आसानी से नहीं छोड़ेगा, रश्मि ने कहा। हम बड़ी मुसीबत में हैं। तभी एक बॉडीगार्ड ने ईशान पर चिल्लाया, बच्चे, तूने ये मांगा था। फिर उसने ईशान पर एक मुक्का मारा जो उसकी जांघों से भी मोटा था। उसकी मुट्ठी हवा में लहराई और सीधे ईशान की छाती पर निशाना साधा। अगर यह मुक्का लगता तो ईशान की कम से कम कुछ पसलियां टूट जाती। ईशान के पीछे खड़े लोग अचानक हमले को देखकर पीले पड़ गए। कई नौजवान खतरे से बचने के लिए पीछे हट गए, लेकिन ईशान ने मुस्कुराते हुए पलटकर उसे देखा। चिंता मत कर, यह तो बस खेल है। उसने एक हाथ बढ़ाकर बॉडीगार्ड के मुक्के को रोक लिया। फिर ईशान ने बॉडीगार्ड को जोरदार लात मारी, जिससे वो पीछे उड़ गया। सबके सामने बॉडीगार्ड का शरीर 6 मीटर पीछे उड़ा और शिवा के सामने जमीन पर गिरा। प्रतीक ने कहा, तू ठीक है? शिवा ने उदास चेहरा बनाया। प्रतीक को लगा जैसे उसे बाइक ने टक्कर मार दी हो। दर्द की लहर उसके शरीर से गुजरी और उसने मुंह से खून थूक दिया। उसने सचमुच उस आदमी को पीट दिया? प्रीति की आंखें अविश्वास से खुली थीं, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। प्रीति को ईशान के बारे में कुछ खास नहीं लगा था। उसे यकीन था कि यह लड़का हमेशा समाज के सबसे निचले स्तर पर रहेगा, लेकिन वो गलत थी। यह घटना इतनी नाटकीय थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई टीवी शो चल रहा हो। अभय भी हैरान था। ईशान के पिछले अपमान का बदला लेने का ख्याल उसे बेचैन कर रहा था। ईशान धीरे धीरे शिवा के पास गया और उसके सामने बैठ गया। उम्मीद है ये तुम्हें समझाने के लिए काफी है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। शिवा ने लड़के को देखा। उसके अंदर गुस्सा और डर उमड़ रहा था। वो एक चालाक व्यापारी था, इसलिए उसने अपने चेहरे पर भाव नहीं दिखाए। हाँ, मैं मानता हूं कि तू अच्छा लड़ाकू है, लेकिन तुझे पूछना चाहिए कि आखिरी बार क्या हुआ था जब एक मार्शल आर्टिस्ट ने मुझे परेशान किया था। वो अभी भी जेल में है। हम अब सभ्य समाज में रहते हैं। तू मसल से लोगों को नहीं डरा सकता। मेरे वकील का एक फोन कॉल तुझे जिंदगी भर जेल में डाल देगा। शिवा ने सोफे पर लेटते हुए आत्मसंतुष्ट स्माइल के साथ कहा। तूने क्या कहा?
ईशान ने फिर से भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसका सब्र भी जवाब दे रहा था। उन्हें जाने दे और मैं यहां रुकूंगा। हमारे पास बात करने को बहुत कुछ है, ईशान ने धीरे से कहा। ईशान ने रश्मि और बाकी लोगों को यहां से निकालने की सोची ताकि वो पुराने तरीके से इस प्रॉब्लम को सुलझा सके। शिवा ने एक पल के लिए ईशान का चेहरा देखा, फिर नए जनरेशन के ग्रुप पर नजर डाली। ठीक है, क्यों नहीं, उन्हें मेरे सामने से जाने दे। लेकिन तू, जैसा तूने कहा, हमारे पास बात करने को बहुत कुछ है, शिवा ने कहा। अभय ने राहत की सांस ली और जितनी जल्दी हो सका कमरे से बाहर निकल गया। हालात उनके कंट्रोल से बाहर थे। वो बस यही उम्मीद कर सकते थे कि उन्हें और नुकसान न हो। विकास जाना नहीं चाहता था, लेकिन प्रीति उसे खींच कर ले गई। रश्मि कमरे से निकलने वाली आखिरी थी। उसने ईशान को चिंतित नजरों से देखा और फिर दरवाजे के पीछे गायब हो गई। उसे लगा कि यह लड़का वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उसने सोचा था। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतना शांत था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसे पता होगा कि शिवा इतनी आसानी से ताकत के सामने नहीं झुकेगा, रश्मि ने सोचा। फिर भी उसे लगा कि अगर वो रुकी तो वो ईशान की मदद करने की बजाय सिर्फ बाधा बनेगी। अपनी चिंता और अपराध बोध के बावजूद वो अपने परिवार के साथ कमरे से बाहर चली गई। जब ईशान ने देखा कि सब लोग कमरे से चले गए, तब उसे राहत मिली। वो नहीं चाहता था कि रश्मि इसमें फंसे। एक थी ताई मां की बेटी, जिसकी रक्षा का उसने वादा किया था, और दूसरी उसकी पुरानी जिंदगी की गर्लफ्रेंड थी। ईशान ने मुस्कुराते हुए शिवा को डराने के लिए मंत्र का इस्तेमाल करने ही वाला था कि तभी उसका फोन बज उठा। ईशान ने जेब से फोन निकाला और भौहें सिकोड़ लीं। फोन पर नाम देखकर उसे याद आया कि उसने अपनी चोट के इलाज के लिए मिस्टर से मिलने का प्लान बनाया था। अभय और शिवा की घटना में उलझकर वो अपना अपॉइंटमेंट भूल गया था। थोड़ा हिचकिचाते हुए ईशान ने फोन उठाया। हेलो मिस्टर, मैं आपके घर के पास हूं, आप तैयार हैं? वो लड़का ईशान की ताकत से मोहित था जब से उसने देखा था कि उसने विलो के पत्ते को हथियार में बदल दिया था। वो एक प्रोफेशनल बॉडीगार्ड था और ताकत और शक्ति को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देता था। अरे सॉरी, मैं अभी लेक साइड कम्युनिटी में नहीं हूं। ईशान को थोड़ी शर्मिंदगी हुई कि उसने उस लड़के को बिना वजह अपने घर तक गाड़ी चलाकर लाने को कहा। ओह, तो तुम कहां हो? मैं कुछ मदद कर सकता हूं? उसने रुक रुक कर पूछा। ईशान के काम में दखल देने से असहज था। मैं न्यू डिस्ट्रिक्ट में हूं, थोड़ी सी मुसीबत में फंस गया। ईशान शांति से बैठा रहा और शिवा की तरफ ध्यान नहीं दिया। मुसीबत में हो? मैं कुछ कर सकता हूं? उसने उत्साह से पूछा। एक पल रुककर उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम बूढ़े आदमी के इलाज के लिए लेट हो। मैं सिर्फ एक बॉडीगार्ड हूं, लेकिन मेरे पास जितना तुम सोचते हो उससे ज्यादा रसूख है। ठीक है, शुक्रिया, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहां पर हूं और शिवा नाम के एक बिजनेसमैन से टकरा गया। ईशान ने घटना के बारे में बताया। वो सिर्फ एक बॉडीगार्ड था, तो ईशान को उम्मीद नहीं थी कि वो इस मुसीबत में उसकी मदद कर पाएगा। लेकिन जैसे ही ईशान ने शिवा का नाम लिया, उसे फोन पर हांफने की आवाज सुनाई दी। तुम उसे जानते हो? ईशान ने उत्साह से पूछा। हां, मैं 10 मिनट में वहां हूं। शिवा से कहो कि वो अपनी पैंट पहने रहे, मैं अभी आता हूं, उसने जल्दी से जवाब दिया। ईशान ने फोन रखा और आखिरी शब्दों से उलझन में पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि वो न सिर्फ शिवा को जानता था, बल्कि उनके बीच कोई खास रिश्ता भी था। चूंकि वो शिवा को जानता था, ईशान ने अपनी ताकत दिखाने में हिचक की। उसने सोचा कि वो के आने तक इंतजार करेगा। शिवा ने ईशान को फोन पर बात खत्म करते देखा। उसने बीच में नहीं टोका, क्योंकि उसे लगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब ईशान ने फोन रखा तो शिवा ने आत्मसंतुष्ट स्माइल के साथ कहा, क्या कोई मददगार मिल गया? चल, मैं तुझे नहीं रोकता। अपने सारे जानने वालों को बुला ले और देख कि कौन तेरी मदद करने आता है, शिवा ने कहा। ठीक है, मेरे इस दोस्त ने कहा कि वो 10 मिनट में यहां होगा। उसने तुझे रुकने को कहा। ईशान ने उसके शब्द दोहराने चाहे, लेकिन फिर रुक गया। अगर वो इस मुसीबत को सुलझा सकता था तो ये बेहतर था, क्योंकि ईशान अभी अपनी असली ताकत दिखाने को तैयार नहीं था। मुझे रुकने को कहा, शिवा ने अविश्वास से कहा। उसने जबड़ा कस लिया और बोला, ठीक है, मैं 10 मिनट इंतजार करूंगा।
मैं देखना चाहता हूं कि चंद्रनगर में मेरे खिलाफ हिम्मत कौन करता है। फिर वो इंतजार करने लगे। कोई कुछ नहीं बोला और कमरे में सन्नाटा छा गया। ईशान को लगा कि ये शांति बारिश से पहले की घुटन भरी हवा जैसी थी। शिवा का गुस्सा हर पल बढ़ रहा था। 10 मिनट से भी कम वक्त में बाहर से जोर का शोर सुनाई दिया। सब लोग दरवाजे की तरफ मुड़े और देखा कि एक तंदुरुस्त लड़का कमरे में घुसा। उसने शांति से सम्राट हॉल का चक्कर लगाया। फिर वो ईशान के पास गया और रिस्पेक्ट से बोला, ईशान, तुम ठीक हो? क्या उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई? उनके सपनों में ईशान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैंने भी यही सोचा। सॉरी, मेरा मतलब तुम्हारी ताकत को कम करना नहीं था, लड़के ने अजीब सी स्माइल के साथ कहा। उसने सिर घुमाया और सोफे पर बैठे लोगों की तरफ चिल्लाया, शिवा, तू पागल हो गया है? शिवा का चेहरा पीला पड़ गया जब उसे पता चला कि वो लड़का कौन है। प्राची की तीखी डांट सुनकर वो सोफे से उछल पड़ा और बोला, भाई, तू कैसा है? शिवा ने अंदाजा लगाया कि ये लड़का पुराने बॉडीगार्ड का था। प्राची ने शिवा पर तंज कसा और बोला, मैं और अच्छा हो सकता था अगर तूने बूढ़े आदमी के परिवार को धमकी न दी होती। परिवार? तेरा मतलब ये लड़का उस बूढ़े आदमी का परिवार है? शिवा ने अविश्वास से ईशान को देखा, फिर प्राची की तरफ। बूढ़ा आदमी 80 साल का है, ये 16 साल का लड़का उसका परिवार कैसे हो सकता है? बूढ़े आदमी ने मुझे इसे उस इवेंट में लाने को कहा जो हमने उसके लिए रखा है। मेरी गाड़ी नीचे पार्क है, प्राची ने कहा। तू मुझसे सवाल कर रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शिवा ठंडे पसीने में भीग चुका था। उसे पता था कि पुरानी ऑडी बूढ़े आदमी की थी। ये पहली चीज थी जो उसने सालों पहले अपनी पहली कमाई से खरीदी थी। वो गाड़ी बूढ़े आदमी के लिए खास थी और वो इसे सिर्फ खास मौकों पर इस्तेमाल करता था। और बूढ़ा आदमी शायद ही कभी अपने बॉडीगार्ड से किसी को सवारी देने को कहता था, जब तक कि वो मेहमान उसके लिए बहुत खास ना हो। आखिरकार शिवा को समझ आया, वह गलत आदमी से पंगा ले रहा था। उसने शर्मिंदगी से ईशान की तरफ देखा और फिर विनती भरी आवाज में बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम बूढ़े आदमी के मेहमान हो। मैं बेवकूफ हूं, मैं दिल से माफी मांगता हूं। कमरे में मौजूद बाकी मेहमान ये सब देखकर हैरान रह गए। ये एक अजीब सा नजारा था। शहर का सबसे बड़ा बॉस एक 16 साल के लड़के से माफी मांग रहा था, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था। लोगों ने सोचा कि यह लड़का जरूर किसी बड़े खानदान से होगा, वरना शिवा उससे इतना क्यों डरता। प्राची ने जो लड़ाकू सूट पहना था उसे देखकर सब चुप हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक शब्द भी बोले। सिस्टर रूही को लगा कि उसकी छाती में दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। डर के मारे उसका शरीर जैसे सुन्न पड़ गया था। वह सोच रही थी कि अगर बात बिगड़ गई तो वह शिवा के बॉस को फोन करेगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि शिवा खुद बिना बुलाए आ जाएगा। क्या माजरा है? कौन सोचता कि यह बच्चा उस बूढ़े आदमी को जानता है। शिवा की माफी सुनकर ईशान की भौहें तन गईं। उसे लगा कि उसने बूढ़े आदमी के रसूख को कम समझा था। इतने रहस्यमयी बूढ़े सज्जन थे। मिस्टर सिंघानिया, आप चाहते हैं कि मैं इस आदमी का क्या करूं? प्राची ने सावधानी से पूछा। प्राची नहीं चाहता था कि मामला और बढ़े, इसलिए उसने ईशान को शांत करने के लिए शिवा को सजा दी थी। अगर वह सचमुच शिवा को मारना चाहता तो वह चुपके से और जल्दी कर सकता था, लेकिन चूंकि शिवा भी बूढ़े आदमी के लिए काम करता था, प्राची ने उसका पक्ष लिए बिना उसे बचाने की कोशिश की। प्राची का इरादा ईशान से छिपा नहीं था। उसने एक पल सोचा और फिर बोला, चूंकि हम सब एक दूसरे को जानते हैं तो इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। आखिरकार शिवा ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उल्टा ये तो ईशान था जिसने शिवा के एक आदमी को चोट पहुंचाई थी। ईशान ने शिवा की ओर देखा और कहा, यह एक गलत फहमी थी, इसे यहीं खत्म कर देते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम उन लड़कियों को परेशान करो। अगर मैंने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई तो हम दोनों आपस में इसे सुलझा सकते हैं। हाँ, मैं उन लड़कियों को कभी नहीं छूंगा, मैं वादा करता हूं। शिवा ने माफी मांगी। उसके माथे से पसीना बह रहा था। ईशान के प्राची के साथ चले जाने के बाद शिवा ने आखिरकार राहत की सांस ली और अपनी पीठ सीधी की। वह मोटा आदमी जिसकी वजह से यह सब हुआ था, उसने हिम्मत करके पूछा, शिवा, अभी क्या हुआ? मोटे आदमी का चमकता माथा सिकुड़ गया। तुम मुझसे इतना क्यों डरते हो?
शिवा ने कुछ नहीं कहा। उसने चारों ओर देखा और फिर सिस्टर रूही की तरफ देखा। सिस्टर रूही ने इशारा समझ लिया। उसने सबको कमरे से बाहर जाने को कहा। आखिर में कमरे में सिर्फ 4 लोग बचे। मोटा आदमी, शिवा, सिस्टर रूही और सफेद ड्रेस में एक और लड़की। शिवा सोफे पर बैठ गया। सिस्टर रूही ने उसे रेड वाइन का गिलास दिया। उसने खुद को संभालने में थोड़ा वक्त लिया और फिर धीरे से बोला, मुझे नहीं पता कि वो बच्चा कौन है, लेकिन मैं उस आदमी को जानता हूं जो उसके लिए आया था। वो मेरे बॉस के लिए काम करता है। ओह, मैं पूछ सकता हूं कि वो किस खानदान से है? मोटे आदमी ने उत्साह से पूछा। शिवा ने थोड़ा रुककर सावधानी से कहा, वर्मा खानदान। मोटे आदमी ने खुद से दोहराया और फिर अचानक उसे कुछ याद आया। सही है। शिवा ने सिर हिलाया और व्यंग्य भरी स्माइल के साथ बोला, वो लड़का जिसे मैंने भाई कहा, वो बूढ़े आदमी का निजी बॉडीगार्ड था। मैं उससे सिर्फ 2 बार मिला हूं। जैसे ही सच्चाई सामने आई, मोटे आदमी को लगा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उत्तरी तट का वर्मा खानदान सूरजगढ़ से था और बहुत ताकतवर था। उनका पैसा पुराना था और उनका इतिहास भी। वो एक छोटे से कोयला खदान वाले गांव से रातों रात अमीर बन गए थे। ऐसे ताकतवर खानदान के किसी सदस्य से मिलने का ख्याल भी उसे सिहरन देता था। मोटा आदमी पहले कभी इतना नहीं डरा था। जब वो दूसरे प्रांत में घूम रहा था, वो हमेशा अपने गांव वापस भाग सकता था, लेकिन वर्मा खानदान की ताकत उसके गांव तक फैली थी। उसके पास भागने की कोई जगह नहीं थी। छी! मोटे आदमी ने गाली दी। इस बीच ईशान वर्मा निवास की ओर जा रहा था। प्राची ने इस बार रेंज रोवर नहीं चलाई, बल्कि एक पुरानी ऑडी A6 चलाई, जो रोवर से काफी सस्ती थी। लेकिन पुरानी होने के बावजूद उसकी साफ सुथरी लाइसेंस प्लेट से लेकर अंदर की सजावट तक, जो अभी भी नई जैसी थी, ईशान समझ गया कि ये कार विनायक वर्मा के दिल के ज्यादा करीब थी। प्राची ने रियर व्यू मिरर नीचे खींचकर ईशान को देखा और बोला, मुझे लगता है तुम्हें पता चल गया होगा कि मेरा बॉस कौन है। ईशान ने सिर हिलाया। आखिरकार उसे याद आया कि वो बुजुर्ग आदमी कौन था। वो चंद्रनगर के सबसे मशहूर लोगों में से एक थे, जो बाद में पूरे भारत में जाना पहचाना नाम बन गए। कोई आश्चर्य नहीं कि जब ईशान ने पहली बार उनका नाम सुना तो उसे जाना पहचाना लगा। चंद्रनगर उत्तर में बसा था। वहां की अर्थव्यवस्था औसत थी। पिछली सदी में इस शहर से सिर्फ वो एक मशहूर आदमी निकला था। कहा जाता था कि वो एक रहस्यमयी खानदान से था, जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे। जब वो जवान था, उसने एक बिजनेस शुरू किया और 70 के दशक के अंत तक शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसका कारोबार इतना बढ़ा कि कुछ ही समय में उसने इतनी संपत्ति जोड़ ली कि कोई नहीं जानता था कि वो कितना अमीर है। कोई आश्चर्य नहीं कि शिवा उसे देखकर इतना डर गया था। दूसरी तरफ इस घटना से यह भी पता चला कि शिवा का घराना भी वर्मा के साथ खास रिश्ता रखता था। स्थानीय नायक नहीं तो घर घर में मशहूर थे। वो शिवा जैसे गुंडों के साथ कैसे उलझ गए? ईशान ने भौहें सिकोड़ी। प्राची ने ईशान की चिंता देखी और समझाया, बूढ़े आदमी के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। सबसे बड़ा बेटा कामयाब निकला और दूसरा बेटा भी बुरा नहीं है, लेकिन तीसरा बेटा एक निकम्मा, आलसी और बिगड़ा हुआ आदमी है। उसने अपनी कंपनी खोली थी, जो शहर के सबसे खराब लोगों के साथ काम करती थी। अब तक वो अपने खानदानी रसूख की वजह से अच्छा चल रहा था। शिवा उसी कमीने के लिए काम करता है। यहां तक कि प्राची जैसे बाहरी आदमी को भी विनायक वर्मा का तीसरा बेटा बर्दाश्त नहीं था। साफ था कि सबसे छोटा बेटा अपने पिता जैसा बिल्कुल नहीं था। ईशान ने सिर हिलाकर बात समझ ली। जैसे ही कार झील के किनारे बने हाईवे पर पहुंची, वो धुंध भरे पहाड़ की गहराई में चली गई। थोड़ी देर बाद प्राची ने एक बड़ी ईंट की इमारत के सामने कार रोकी, जिसकी छत हरी धातु की थी। विनायक वर्मा को कई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए वो ज्यादातर इस वेलनेस सेंटर में ही रहते हैं। प्राची ने कार पार्क की और ईशान को इमारत के अंदर ले गया। मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार तक का रास्ता शांत था। ईशान ने कई बुजुर्गों को नर्सों के साथ सफेद ड्रेस में देखा। जितने बुजुर्ग उसने देखे, उनमें से ज्यादातर 70 या 80 की उम्र पार कर चुके थे। उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी इस शांत जगह में बिताने का फैसला किया था। यहाँ का माहौल शानदार है, आराम करने के लिए एकदम सही।
ईशान ने इस जगह के डिजाइनर की भव्य सोच और कलात्मक अंदाज की तारीफ की। जब उसने आखिरकार मिस्टर वर्मा को देखा तो वो सुलेख लिख रहे थे। उनकी पोती उनके पास खड़ी थी और स्याही की डब्बी में स्याही की छड़ी धीरे धीरे पीस रही थी। ईशान ने विनायक वर्मा के सुलेख को देखा और उसकी शानदार क्वालिटी से हैरान रह गया। साफ था कि विनायक वर्मा कई दशकों से इस कला का अभ्यास कर रहे थे। मिस्टर सिंघानिया, आप भी सुलेख में माहिर लगते हैं? मिस्टर वर्मा ने अपना ब्रश साइड में रखा और मुस्कुराते हुए पूछा। बुजुर्ग आदमी ने ढीली शर्ट और पैंट पहनी थी, जो अक्सर साधना करने वाले बुजुर्ग पहनते हैं। इस ढीले सूट ने विनायक वर्मा को आम सूट की तुलना में बहुत आरामदायक बनाया था। ईशान ने सोचा कि घर पर थोड़ा आराम करने में क्या बुराई है। मैं इसमें सचमुच अच्छा नहीं हूं, ईशान ने सच कहा। चाहे सुलेख हो, चित्रकारी हो या संगीत, पिछले जन्म में उसमें इनमें से किसी की न प्रतिभा थी न रुचि। मुझे लगा था कि आज तुम मेरे दादाजी का इलाज करने आए हो, लेकिन तुम्हारे पास एक्यूपंक्चर सुइयां और बाकी सामान कहां है? वर्मा ने अचानक पूछा। ईशान की कोई बात उसे खटक रही थी, लेकिन वो वजह नहीं समझ पा रही थी। ईशान ने देखा कि उसने कैजुअल कपड़े पहने थे। उसने सफेद टी शर्ट और हॉट पैंट पहनी थी, जिससे उसकी लंबी पतली टांगें दिख रही थीं। सुबह की एक्सरसाइज वाली ड्रेस की तुलना में यह स्टाइल उसे एक खूबसूरत औरत बना रहा था। मेरे इलाज में एक्यूपंक्चर या मसाज की जरूरत नहीं है, ईशान ने सिर हिलाकर कहा। ये लो देखो। ईशान ने विनायक वर्मा को एक कॉपी दी। कवर पर लिखा था, वर्मा की गुप्त कला। ये गुप्त कला एक आंतरिक शक्ति की तकनीक थी, जिसे ईशान ने वर्मा की मौजूदा तकनीक में सुधार करके बनाया था। ईशान ने इसे ऐसा नाम दिया जो उसे सबसे सही लगा। ये क्या है? वर्मा ने उलझन में कॉपी ले ली, लेकिन जैसे ही उसने इसे पढ़ना शुरू किया, उसके चेहरे की उलझन अविश्वास में बदल गई। क्या हुआ दादाजी? वर्मा ने आखिरी पेज पढ़ने के बाद कॉपी बंद की और अपनी आंखें भी। वो गहरे सोच में डूब गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक गहरी सांस ली और आंखें खोली। वो ईशान की तरफ मुड़े और प्रणाम किया। थैंक यू श्री सिंघानिया, आपने मेरे लिए जो किया मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं, किस्मत ने हमें मिलाया है तो मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। ईशान ने बुजुर्ग का प्रणाम स्वीकार किया और जवाब दिया। दादाजी, आपने उनके सामने क्यों सिर झुकाया? उन्होंने आपके लिए क्या किया? वर्मा ने जल्दी से विनायक वर्मा की पीठ सीधी करने में मदद की। उसने ईशान को गुस्से से देखा, जैसे उस पर इल्जाम लगा रही हो कि उसने एक बूढ़े आदमी को अपने सामने झुकने दिया। ईशान ने लड़की की जिद पर मुस्कुराकर अफसोस जताया। कुछ देर पहले जब वो अपने दादाजी को बचाने के लिए ईशान से विनती कर रही थी, तब उसके चेहरे पर स्माइल थी। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि चीजें वैसी नहीं हैं जैसी उसने सोची थी, उसकी स्माइल पलक झपकते गायब हो गई। मिस्टर सिंघानिया, आप मेरे लिए ये क्यों नहीं समझाते? मिस्टर वर्मा ने मुस्कुराकर कहा। ईशान ने धीरे से कहा, आपके दादाजी की चोट दो चीजों की वजह से है। एक तो वो चोट जो उन्हें बचपन में लगी थी। जब पहली बार चोट लगी, उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। इसीलिए उनके फेफड़े इतने खराब हो गए कि उन्हें बचाना मुश्किल था। दूसरी वजह उनकी आंतरिक शक्ति की तकनीक थी। हर बार जब वो अपने सिस्टम से आंतरिक शक्ति निकालते थे, उनके फेफड़ों को थोड़ा नुकसान होता था। समय के साथ उनके पहले से कमजोर फेफड़ों को बहुत नुकसान हुआ। वर्मा ने पूछा, अगर ऐसा है तो क्या मेरे फेफड़े भी खराब हो गए हैं? सिद्धांत में हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम अभी इतने ताकतवर हो कि अपने फेफड़ों को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सको। ईशान ने कंधे उचकाए। वर्मा ने ईशान की तरफ आंखें घुमाई जब उसे बताया गया कि उसकी कमजोरी एक छिपा हुआ आशीर्वाद थी। विनायक वर्मा ने सिर हिलाया। मेरे माता पिता ने मुझे आंतरिक शक्ति को नियंत्रित करने की खानदानी कला के खतरों के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। या तो इसका इस्तेमाल करो या मर जाओ। इसीलिए मैंने अपने किसी बच्चे को यह कला नहीं सिखाई। अगर मिनी इतना जिद न करती तो मैं इस कला को अपनी कब्र तक ले जाने को तैयार था, बुजुर्ग ने कहा। वो कॉपी क्या है? वर्मा ने उत्साह से पूछा। इस कॉपी में तुम्हारे खानदान की कला का सुधारा हुआ संस्करण है। अब यह सही होनी चाहिए, ईशान ने कहा। यह न सिर्फ सही थी,
बल्कि हमारी पुरानी किताब की तुलना में बहुत ज्यादा ताकतवर भी थी। मैं सचमुच तुम्हारे मार्शल आर्ट के गहरे ज्ञान की तारीफ करता हूं, विनायक वर्मा ने भावुक होकर कहा। वर्मा खानदान सैकड़ों सालों से इस कला को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसे सुरक्षित बनाने में नाकाम रहे। फिर भी इस लड़के ने कुछ ही दिनों में इस कला को पूरी तरह बदल दिया और इसे पहले से कहीं बेहतर, सुरक्षित और ताकतवर बना दिया। मुझे नहीं याद कि तुमने उसे कभी हमारी कला के बारे में कुछ बताया। उसने बिना जाने इसे कैसे बदल दिया? वर्मा बहुत उलझन में थी। यही फर्क है तुम में और एक महागुरु में। विनायक वर्मा ने सिर हिलाया और तारीफ भरे अंदाज में कहा, सिर्फ एक महागुरु ही एक कला को एक बार देखकर समझ सकता है। वो मार्शल आर्ट के जीनियस होते हैं जो अपने स्कूल बना सकते हैं और नई कलाएं रच सकते हैं। ईशान ने जवाब दिया, जैसा मैंने कहा, मैं सिर्फ एक भिखारी हूं, गुरु नहीं। अगर तुम वो कर सकते हो जो एक मास्टर कर सकता है, तो फिर नाम से क्या फर्क पड़ता है? विनायक वर्मा हंसे। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ताकतवर होगे। अपने दादाजी के भरोसे के बाद वर्मा, जिसे लगता था कि वो ईशान को कभी पसंद नहीं करेगी, ने आखिरकार लड़के के लिए रिस्पेक्ट महसूस की। ईशान ने मुस्कुराया और बोला, वैसे ये ताकत बढ़ाने वाली गोली है, ऐसी 10 गोलियां हैं। ईशान ने अपनी जेब से एक कांच की बोतल निकाली और वर्मा को दी। हर 2 दिन में 1 गोली लेना। नई कला के साथ तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता तो मैं और ताकतवर गोली बना सकता था। वो गोलियां इतनी शक्तिशाली होती हैं कि मरे हुए को जिंदा कर सकती हैं। तुम्हारी बीमारी तो छोटी बात है। सच में। वर्मा ने कांच की बोतल को दुनिया के सबसे बड़े खजाने की तरह पकड़ा। फिर भी वो ईशान पर पलटवार करने में कामयाब रही। क्या तुम हमें सांप का तेल बेच रहे हो? जो भी हो। ईशान ने कंधे उचकाए और वर्मा ने जवाब में मुंह बनाया। ये छोटा सा शैतान बहुत तंग करता है। वर्मा ने मन ही मन कोसा। वो हमेशा सही क्यों होता है? क्या उसे पता था कि औरतों से कैसे बात करनी है? मुझे नहीं लगता कि ये सांप का तेल है। तुम हमें क्यों नहीं बताते कि इन गोलियों को बनाने में क्या क्या चाहिए? शायद हम एक दूसरे की मदद कर सकें। विनायक वर्मा ने कहा, जरूर, मैं तुम्हें नुस्खा बता सकता हूं, लेकिन मेरे अलावा इस धरती पर कोई नहीं जानता कि ये गोलियां कैसे बनती हैं। ईशान ने सहजता से कहा। फिर उसने एक कागज लिया और उसमें सामग्री की लिस्ट लिख दी। ताकत बढ़ाने वाली गोली बनाने के लिए खास धार्मिक कला चाहिए जो सिर्फ बड़े साधकों को पता होती है। इसके बिना कीमती सामग्री बर्बाद हो जाती है। विनायक वर्मा ने नुस्खा देखा और पाया कि गोली के लिए न सिर्फ कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां चाहिए, बल्कि वो सैकड़ों साल पुरानी भी होनी चाहिए। उन्होंने अंदाजा लगाया कि इन जड़ी बूटियों को जुटाने में वर्मा खानदान को भी वक्त लगेगा, एक गरीब किशोर लड़के को तो और भी। विनायक वर्मा ने सिर हिलाया और लिस्ट प्राची को दे दी। उन्होंने प्राची को उन जड़ी बूटियों को जुटाने का काम शुरू करने को कहा। मैंने अपना काम कर दिया। अब मेरे पास मार्शल आर्ट की दुनिया और इसके काम करने के तरीके के बारे में कुछ सवाल हैं, ईशान ने कहा। विनायक ने सिर हिलाया और बोले, मुझे पता था कि तुम मुझसे ये पूछोगे। ईशान वेलनेस सेंटर से संतुष्ट होकर बाहर निकला। विनायक वर्मा ने उसे वो सब बताया जो वो जानना चाहता था। उसने सीखा कि मार्शल आर्ट का इतिहास बहुत पुराना है। शायद ये हजारों साल पहले किसी गुप्त साधना संप्रदाय की शाखा थी। मार्शल आर्टिस्टों ने साधना तकनीकों को आसान और सामान्य किया, इतना कि उन्होंने अपनी एक अलग सिस्टम बना ली। मार्शल आर्ट का सबसे शानदार समय 20वीं सदी की शुरुआत में था, जब ताकतवर देव राजवंश गिरा और चारों तरफ अराजकता फैल गई थी। उस समय कई महागुरु थे, लेकिन दूसरों के साथ जंग ने मार्शल आर्ट को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब तक भारत में मार्शल आर्ट के बस कुछ ही महागुरु बचे थे। मार्शल आर्टिस्टों की ताकत को 3 स्तरों में बांटा गया था: बाहरी ताकत, आंतरिक बल और पारलौकिक अवस्था। दुनिया के ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट पहले स्तर पर थे। बाहरी ताकत, चाहे वो ईगल पंच हो, आयरन मुक्का हो या स्पीड किक, ये सारी मशहूर मार्शल आर्ट शरीर की ताकत और लचीलेपन पर जोर देती थीं। मार्शल आर्ट के कुछ ही स्कूल दूसरे स्तर तक पहुंचे। आंतरिक बल, जैसे कि कुछ गुप्त खानदानी कलाएं। आंतरिक बल को भी 4 छोटे स्तरों में बांटा गया था: प्रवेश, शुरुआती सफलता, बड़ी सफलता और सिद्ध।
ईशान ने अंदाजा लगाया कि विनायक वर्मा बड़ी सफलता के स्तर पर थे। आंतरिक ताकत की साधना बहुत मुश्किल थी। मिसाल के तौर पर वर्मा ने बचपन से अपने दादाजी के साथ प्रैक्टिस शुरू की थी, फिर भी वो 20 साल की उम्र तक प्रवेश स्तर तक ही पहुंच पाई थी। शुरुआती सफलता तो अभी भी उससे बहुत दूर थी। भारत में अब बस कुछ ही मार्शल आर्टिस्ट बचे थे जिनमें आंतरिक ताकत थी। सूरजगढ़ में तो ये संख्या और भी कम थी। दादा पोती की जोड़ी के अलावा चंद्रनगर में आंतरिक ताकत की कला सीखने का दावा करने वाला सिर्फ एक और आदमी था, वर्मा मार्शल आर्ट्स क्लब का मालिक। लेकिन विनायक वर्मा ने उसकी कमजोर ताकत की वजह से उसे कभी आंतरिक बल का साधक नहीं माना। यहां तक कि अगर कोई पूरी तरह से सिद्ध अवस्था में पहुंच जाए तब भी आंतरिक ताकत वाला मार्शल आर्टिस्ट गोली से नहीं बच सकता था। चूंकि बंदूकें दशकों की मार्शल आर्ट ट्रेनिंग को आसानी से बेकार कर सकती थीं, इसलिए मार्शल आर्ट पुरानी पड़ गई थी और बहुत कम लोग इसे सीखते थे। लेकिन विनायक वर्मा का मानना था कि एक मार्शल आर्टिस्ट अगर पारलौकिक अवस्था तक पहुंच जाए तो वो लगभग अजेय हो जाता है। पारलौकिक गुरु को धार्मिक ताकत की क्यूई किसी भी शारीरिक नुकसान से बचाती थी। फिर भी विनायक वर्मा ने माना कि इस दौर में पारलौकिक गुरु मिलना बहुत मुश्किल था। ईशान उनके 80 साल के जीवन में पहला पारलौकिक गुरु था जिसे उन्होंने देखा था। विनायक वर्मा ने यह भी बताया कि मार्शल आर्ट का एक और स्तर है जो पारलौकिक अवस्था से भी ऊपर है। इसे अमर अवस्था कहते हैं, जिसमें मार्शल आर्टिस्ट अकल्पनीय ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन विनायक वर्मा का मानना था कि यह सिर्फ एक कहानी है, क्योंकि किसी ने पहले कभी इस स्तर का मार्शल आर्टिस्ट नहीं देखा था। ईशान ने खुद को याद दिलाया, अगर आंतरिक बल नींव बनाने और बेहतरीन होने से जुड़ा है और अगर अमर अवस्था आध्यात्मिक जागृति से जुड़ी है तो अमर अवस्था की साधना आध्यात्मिक जागृति होनी चाहिए। एक बार जब मार्शल आर्टिस्ट दिव्य समुद्र स्तर पर पहुंच जाता था तो वो बिना किसी धार्मिक सूत्र के भी कई चमत्कार कर सकता था। लेकिन चूंकि पारलौकिक अवस्था का मार्शल आर्टिस्ट भी दुर्लभ माना जाता था, ईशान को शक था कि उसे कोई अमर अवस्था वाला आदमी मिलेगा। ईशान ने सिर हिलाया और इस बात को अभी के लिए छोड़ दिया। इतिहास में बहुत सी अनजानी चीजें थीं और भविष्य में और भी होंगी। इसलिए ईशान के लिए यह पक्का करना नामुमकिन था कि अमर स्तर का कोई मार्शल आर्टिस्ट है या नहीं। ईशान ने वेलनेस सेंटर से न सिर्फ वो जवाब पाए जिनकी उसे तलाश थी, बल्कि विनायक वर्मा से एक खास तोहफा भी मिला। ये एक पहाड़ी पर बनी हवेली की चाबी थी। विनायक वर्मा ने बताया कि ये हवेली उनके अपराधी छोटे बेटे की तरफ से तोहफा थी। चूंकि वो अब अकेले हवेली में रहने के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका था, उसने इसे ईशान को तोहफे में देने का फैसला किया। ये शिवा की वजह से हुई परेशानी की माफी के तौर पर भी था। ईशान ने आम आदमी की तरह इस महंगे तोहफे को स्वीकार नहीं किया। उसने इसे ऐसे लिया जैसे कोई कंधे पर थपकी दे रहा हो। एक पूर्व दिव्य भगवान के लिए हवेली कोई बड़ी बात नहीं थी। ईशान जानता था कि उसने बूढ़े आदमी के लिए जो किया वो एक हवेली से कहीं ज्यादा कीमती था। उसने न सिर्फ विनायक वर्मा की बिगड़ती सेहत में मदद की, बल्कि उनकी खानदानी कला की असली दिक्कत ढूंढकर उसे ठीक भी किया। नई कला न सिर्फ पुरानी कला से ज्यादा सुरक्षित थी, बल्कि बहुत ज्यादा ताकतवर भी थी। इस नई कला के साथ विनायक वर्मा को शायद पारलौकिक अवस्था तक पहुंचने का मौका मिल सकता था। इसके अलावा ईशान को यकीन था कि ये आखिरी बार नहीं था जब उसे विनायक वर्मा की मदद करनी पड़ेगी। एक दिव्य भगवान के पूरे आत्मविश्वास के साथ ईशान ने तोहफा स्वीकार कर लिया। वर्मा और उनके दादाजी मंडप में बैठे थे और ईशान को वेलनेस सेंटर से बाहर जाते देख रहे थे। वर्मा ने भौहें सिकोड़कर शिकायत की, दादाजी, आपको नहीं लगता कि आखिरी तोहफा थोड़ा ज्यादा था? ये पूरे पहाड़ की सबसे शानदार हवेली थी जिसकी कीमत 30 मिलियन रुपए से ज्यादा थी। ये डेवलपर की तरफ से चाचा को तोहफा थी और फिर उन्होंने इसे आपको दे दिया। आप जानते थे कि आंटी इसे अपने लिए चाहती थी, फिर आपने इसे अपने परिवार वालों को न देकर किसी अजनबी को क्यों दे दिया? भले ही उसने आपके फेफड़े ठीक किए हों, फिर भी जो उसने किया उसके लिए एक हवेली बहुत ज्यादा है। आपको नहीं लगता? मेरी सच्ची राय में कुछ मिलियन रुपये काफी थे। बस वो कॉपी जो उसने मुझे दी
वो 10 हवेलियों से भी ज्यादा कीमती थी। विनायक वर्मा ने आंखें सिकोड़ते हुए जवाब दिया। उनके चेहरे पर वो चालाकी भरा भाव था जो वो बड़े बिजनेस डील करते समय दिखाते थे। संशोधित कला हमारे खानदान को कम से कम अगले 100 साल तक अमीर बनाए रखेगी। तुम्हें अभी भी नहीं पता कि पारलौकिक गुरु का मतलब क्या है? विनायक वर्मा ने रिस्पेक्ट भरे लहजे में कहा। पारलौकिक गुरु? वर्मा ने बड़बड़ाया। क्या आपने अभी हमें नहीं बताया कि यह क्या था? आपने कहा कि पारलौकिक गुरु धार्मिक ताकत की क्यूई से शारीरिक नुकसान से बच सकते थे और वो बहुत दुर्लभ थे। मेरा मतलब, भले ही वो एक पारलौकिक गुरु था तो क्या हुआ? मैंने उस लड़के की पृष्ठभूमि चेक की है। वो एक बहुत ही साधारण परिवार से लगता था। दादाजी, क्या आप सिर्फ इसलिए उससे दोस्ती करना चाहते हैं क्योंकि वो पारलौकिक गुरु था? वर्मा खानदान की सुविधाओं का इस्तेमाल करके ईशान के पिता के परिवार के बारे में सब कुछ पता करना आसान था, लेकिन सिंघानिया खानदान इतना ताकतवर था कि उसमें सेंध लगाना मुश्किल था। यह उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचती हो। विनायक वर्मा ने सिर हिलाया और अपनी प्यारी पोती की तरफ मुड़े। उनके घर की सारी जवान पीढ़ी में वर्मा अकेली थी जो अपने दादाजी के साथ रहती थी। जब उसके चचेरे भाई पैसे कमाने और अपनी जिंदगी का मजा लेने में व्यस्त थे, वो अपने दादाजी के साथ रहकर मार्शल आर्ट सीखती थी। अपनी पोती के खानदानी कला के प्रति समर्पण से प्रभावित होकर विनायक वर्मा ने उसे और ज्यादा बताने का फैसला किया। क्या तुम्हें यह याद है? विनायक वर्मा ने पूछा। ये सुवर्ण नगर से? वर्मा ने उत्साह से पूछा। हाँ, शायद तुम्हें नहीं पता कि वो मार्शल आर्ट के भी महागुरु थे। विनायक वर्मा ने सिर हिलाया और कहा। क्या सचमुच? वर्मा का मुंह हैरानी से खुला रह गया। हालांकि वो पूर्णकालिक मार्शल आर्टिस्ट नहीं थी, उसने बचपन से अपने दादाजी से ट्रेनिंग ली थी, इसलिए उसने अपने दादाजी से इस बारे में बहुत कुछ सुना था। उन सारी कहानियों में ये अजेय था। कुछ कहानियों में कहा गया कि वो सिर्फ एक छोटे खंजर के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के जंगल से बाहर निकल आया था। एक दूसरी कहानी में दावा था कि वो एक सुनसान सीमावर्ती इलाके में गया और बिना किसी खाने पानी के 6 महीने से ज्यादा जिंदा रहा। वो ताकत और हिम्मत का प्रतीक था। वो युद्ध देवता का पुनर्जन्म था, बिल्कुल प्राचीन भारत के समय जैसा। तो ये के बारे में कहानियां सच्ची हैं? वर्मा ने अपने दादाजी से अविश्वास में पूछा। वो यकीन कर रही थी कि ये कहानियां अगर राष्ट्रवादी प्रचार नहीं थीं तो बस बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें थीं। लेकिन विनायक वर्मा ने गंभीर चेहरे के साथ सिर हिलाया और बोले, न सिर्फ वो कहानियां सच्ची थीं, बल्कि ऐसी और भी कई कहानियां हैं जो मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताई, वरना हर कोई उसे युद्ध देवता क्यों कहता? वर्मा ने ये के बारे में सोचकर एक भावुक सांस ली। क्या एक पारलौकिक गुरु सचमुच इतना ताकतवर होता है? वर्मा को अभी भी यकीन करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन चूंकि उसके दादाजी उसकी ताकत के बारे में पहले से यकीन कर चुके थे, उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। उसकी जिज्ञासा ने ही उसे अपने दादाजी के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया था। बाद में संतुष्टि की भावना ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसने कभी नहीं सोचा था कि मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस उसे अजेय योद्धा बना सकती थी। एक पारलौकिक गुरु अकेले दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह बख्तरबंद गुरु ही सबसे खतरनाक ताकत है। वर्मा ने बड़बड़ाया। अपने दादाजी की बात सुनकर उसके दिमाग में एक तस्वीर उभरी। एक पारलौकिक गुरु बुलेट प्रूफ जैकेट पहने, दोनों हाथों में ताकतवर बंदूकें लिए। इस तस्वीर ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। अगर उसके दादाजी ने पारलौकिक गुरुओं की ताकत के बारे में जो कहा वो सच था, तो ये के बारे में कहानियां भी सच्ची होनी चाहिए। वो अकेले नहीं थे। क्या तुम्हें अपने भाई के परिवार से अंकल याद हैं? विनायक वर्मा ने आगे कहा। हाँ, वर्मा ने सिर हिलाया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो भी एक पारलौकिक गुरु हैं, विनायक वर्मा ने धीरे से कहा। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद लड़की के चेहरे की लाली अचानक गायब हो गई। जब उनके दादाजी जवान थे और उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी, तब विनायक वर्मा और प्राची के दादाजी साझेदार थे। तब तक न सिर्फ विनायक वर्मा एक ताकतवर बिजनेसमैन बन चुके थे, बल्कि उनके सारे पुराने दोस्त भी ताकतवर और रसूखदार लोग बन चुके थे। भले ही उनमें से ज्यादातर रिटायर हो चुके थे, उनका प्रभाव अभी भी बहुत बड़ा था।
सारे बड़े खानदानों की दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रसूखदार लोगों में से एक थे। जब वो छोटी बच्ची थी तब वो अपने दादाजी के साथ उनके पुराने दोस्तों से मिलने गई थी। तभी उसकी मुलाकात भाई से हुई थी। तब से भाई ने उसके मन पर गहरी छाप छोड़ी थी। हालांकि भले ही वो खानदान की सीधी संतान थे, उन्हें अपने दादाजी के साथ आए एक अधेड़ उम्र के आदमी के सामने रिस्पेक्ट से झुकना पड़ता था और उसे अंकल कहना पड़ता था। यहां तक कि एक छोटी लड़की को भी साफ था कि उस खानदान में बड़ा रुतबा था। दादाजी, क्या आप उस लड़के को अपने करीब लाने की उम्मीद कर रहे हैं, जैसे खानदान ने अंकल के साथ किया था? वर्मा ने उत्साह से पूछा। हाँ हाँ, तुम अपने महागुरु को बहुत कम आंकती हो। विनायक वर्मा मुस्कुराए और सिर हिलाया। मेरे पुराने दोस्तों ने एक बार मिस्टर के खानदान को बचाया था, इसलिए मिस्टर उनके लिए काम करने को तैयार थे। वरना कोई खानदान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो एक पारलौकिक गुरु की सेवा नहीं कर सकता। मैंने उसे दोस्ती के प्रतीक के तौर पर हवेली दी है। हम पहला बड़ा खानदान है जिससे वो मिला। हमें उससे दोस्ती का ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। विनायक वर्मा एक रॉकिंग चेयर पर लेट गए और भारतीय पंखे से अपनी लंबी दाढ़ी को हवा करने लगे। वो एक चालाक रणनीतिकार की तरह लग रहे थे, जिसके कंट्रोल में सब कुछ था। वर्मा ने सिर हिलाया। भले ही उसके दादाजी का असली मकसद अभी भी उससे छिपा था, उसे कम से कम ईशान और उसकी काबिलियत की बेहतर समझ तो मिल गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह परेशान करने वाला लड़का उस आदमी जितना ताकतवर होगा जिसने उसके पिता, दादाजी और यहां तक कि भाई को भी प्रभावित किया था। इसके अलावा वो बहुत जवान है। भले ही वो ये जितना ताकतवर न हो, लेकिन एक दिन वो उनकी काबिलियत को पीछे छोड़ देगा। मिस्टर वर्मा ने इस जवान की असीम संभावनाओं पर हैरानी जताते हुए गहरी सांस ली। आपका मतलब है वो अमर अवस्था तक पहुंच सकता है? वर्मा ने अविश्वास में पूछा। उसकी आंखों में हैरानी झलक रही थी। पारलौकिक गुरु की गजब की ताकत जानने के बाद अमर अवस्था की ताकत की कल्पना करना उसके लिए मुश्किल था। अविश्वसनीय! क्या वो आकाश में उड़कर धरती में सुरंग बना सकता है? अमर अवस्था? बूढ़े आदमी ने धीरे से हंसते हुए कहा। हमें तो यह भी नहीं पता कि ऐसी कोई चीज होती है या नहीं। मैं हमेशा यही मानता था कि यह सब बस एक कहानी है। अचानक जैसे किसी चीज ने उस बूढ़े आदमी का ध्यान खींच लिया। उसने अपने कंधे के ऊपर से दूर देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। अगले दिन ईशान को एक फोन आया। उसे हैरानी हुई कि यह रश्मि का फोन था। रश्मि ने हालचाल पूछा और पूछा कि पिछली रात की घटना के बाद वो ठीक है या नहीं। उसने उसे अपने और 2 दोस्तों के साथ लंच पर आने का न्योता भी दिया। ईशान ने जितना हो सके विनम्रता से न्योता स्वीकार किया। भले ही उसे उन लड़कियों का कल रात का व्यवहार पसंद नहीं आया था, लेकिन एक दिव्य भगवान के तौर पर वो छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करता था। वो उनके साथ लंच पर शामिल नहीं होना चाहता था, क्योंकि वो फिर से बोर नहीं होना चाहता था। रश्मि ने निराश होकर फोन रख दिया, क्योंकि वो मन ही मन उस लड़के से नाराज थी। ठीक है, तो वो ताकतवर है तो क्या? उसने मेरा न्योता स्वीकार करने की हिम्मत कैसे की? मैं तो कल रात के लिए माफी भी मांगने वाली थी, क्योंकि मुझे उस पर तरस आया था। लेकिन लगता है मैं बहुत ज्यादा सोच रही थी। अपनी नाराजगी के बावजूद कल रात ईशान के बचाव के ख्याल से उसका दिल तेजी से धड़क उठा। ईशान ने फोन रखने के बाद महसूस किया कि उसकी जिंदगी एक बार फिर सामान्य हो गई थी। समय तेजी से आगे बढ़ा और 1 सितंबर को स्कूल का पहला दिन आ गया। तब तक ईशान ने नींव बनाने के प्रवेश चरण को लगभग पूरा कर लिया था और वो पहले स्तर के मध्य चरण से बस 1 कदम दूर था। सुबह की साधना के बाद ईशान झील हाईवे के किनारे अपने हाई स्कूल की ओर चल पड़ा। हाई स्कूल एक निजी स्कूल था और एक मशहूर हाई क्लास अकादमी थी। हार्डवेयर सुविधाओं और टीचर्स की काबिलियत के मामले में यह चंद्रनगर में नंबर 1 था। इस स्कूल में सिर्फ 2 तरह के बच्चों को दाखिला मिलता था, होशियार और अमीर बच्चे। स्कूल जाते वक्त ईशान ने देखा कि कई लग्जरी गाड़ियां हाईवे की ओर तेजी से जा रही थीं। कुछ बच्चों को उनके माता पिता स्कूल छोड़ने आए थे, तो कुछ को उनके निजी ड्राइवर। क्या मैं अपने पिछले जन्म में क्लास ग्रुप नंबर 9 में था? ईशान को ऐसा लगा जैसे स्कूल में घुसते वक्त वो पुरानी यादों में खो गया हो।
ऑक्सफोर्ड स्टाइल की स्कूल यूनिफॉर्म और गेट के पास का जाना पहचाना बगीचा उसे ऐसा महसूस करा रहा था जैसे वो किसी पुरानी याद में डूब गया हो। जब वो अपनी क्लास में पहुंचा तो उसे पता चला कि क्लास आधी ही भरी थी। क्लास में सारे बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में थे और दिखने में औसत से बेहतर थे। सारे लैड के लंबे और हैंडसम थे और सारी लड्ढकियां खूबसूरत और मासूम। सबसे बड़ी बात, उनमें एक समानता थी, वो सब अमीर लगते थे। कितनी शर्म की बात है कि मैंने अपने पिछले जन्म में अपनी क्लास की लड्ढकियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनमें से कुछ तो बहुत खूबसूरत हैं, ईशान ने सोचा। उसने देखा कि जब वो अंदर आया तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सब आपस में बात करने में व्यस्त थे। गर्मी की छुट्टियों में विदेशी ट्रिप्स की बातें कर रहे थे। क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? आखिरकार एक लैड ने उसे देख लिया। मैं नया स्टूडेंट हूं, ईशान ने कंधे उचकाए। उसने वो सीट देखी जहां वो पिछले जन्म में बैठा करता था और बैठ गया। कुछ लड्ढकियां अपनी चटपटी बातों के बीच उसे एक नजर देखकर खुश हो गईं, लेकिन उसके साधारण लुक्स और सादे कपड़ों को देखकर नए लड्ढके में उनकी दिलचस्पी उसी तरह खत्म हो गई जैसे उन्होंने अपने पिछले बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया था। हाय, मुझे लगा था कि हमें कोई खूबसूरत नई लड़की मिलेगी। क्या बेकार हुआ। ईशान ने अपने बगल से एक जोरदार आह सुनी। उसके पास बैठे लड़के के चेहरे की बनावट बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका रंग पीला था और आंखों के आसपास काले घेरे थे। ईशान मुस्कुराया और चुप रहा। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल आई। उन्होंने काली ड्रेस पहनी थी और उनके पत्थर जैसे चेहरे पर सख्ती थी। वो हाई स्कूल की ग्रेजुएट थीं। अब तक वो स्कूल प्रिंसिपल की असिस्टेंट बन चुकी थीं। क्लास नंबर 9 की प्रिंसिपल होना उनके लिए बस एक अस्थायी नौकरी थी। उन्होंने ईशान की तरफ सिर हिलाया और उसे खाड़ी DDHA होकर अपना परिचय देने को कहा। ईशान की बातों से कोई खास प्रभावित नहीं हुआ। ज्यादातर स्टूडेंट्स चुपके से आपस में बातें करते रहे। ईशान ने अपना परिचय खत्म किया तो उसे बस कुछ टुकड़ों में तालियां सुनाई दी। तुम्हारा नाम ईशान है? यार, तुम्हारा परिचय तो बहुत बेकार था। पहले दिन तुम्हें शांत रहना चाहिए। लड़कियों के लिए पहला इंप्रेशन बहुत जरूरी होता है। नए लड़के को तिरछी नजर से देखते हुए उत्कर्ष ने कहा, खैर कोई बात नहीं, अब ये जरूरी नहीं। मेरा नाम उत्कर्ष है, लोग मुझे क्लब प्रिंस कहते हैं। ईशान ने लगभग आंखें घुमाते हुए कहा, बेशक, मुझे पता है तुम कौन हो। हम एक साल से बगल में बैठे थे। आखिर में हम लगभग एक दूसरे से जुड़ गए थे। जब मैं बदकिस्मत था तब भी तुम मेरे दोस्त रहे। बाद में एक लड़की के चक्कर में तुम क्लब में बद्धी मुसीबत में फंस गए। तुम्हारे पापा भी तुम्हें जेल से नहीं निकाल पाए। जब मैं सब कुछ खोकर चंद्रनगर वापस आया तो देखा कि तुम मुझसे बेहतर हालत में नहीं थे। हमने कई रातें नशे में साथ बिताई, दुनिया से नफरत की और अपने आसपास के हर शख्स से नाराज हुए। तुम हमेशा कहते थे कि अगर तुम्हें दूसरी जिंदगी मिली तो उस लड़की के लिए कुछ नहीं करोगे जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। खैर मेरे दोस्त, मैं इस बार ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम ऐसा करो। अपनी उम्मदती भावनाओं के बावजूद ईशान ने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि ये घमंडी लड़का शायद उसे अभी भी अपना दोस्त नहीं मानता। कुछ पल की खामोशी के बाद उत्कर्ष की नई स्टूडेंट में दिलचस्पी कम होने लगी। ठीक है, मुझे तुम्हें सब सिखाना पड़ेगा। मैं तुम्हें सब बताता हूं। हमारी क्लास की ज्यादातर लड़कियां खूबसूरत हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत हमारी क्लास लीडर है, दीपिका। देखो वो वहां है। यह कहते हुए उसने एक सीधी बैठी खूबसूरत लड़की की तरफ इशारा किया। दीपिका न सिर्फ क्लास लीडर है बल्कि स्कूल की शाम की पार्टी की होस्ट भी है। वो हमारी क्लास की सारी लड़कियों की लीडर है। पूरी क्लास में सिर्फ 2 और लड़कियां उससे ज्यादा पॉपुलर थीं, प्राची और रश्मि। बेशक मेरा सुझाव है कि तुम उनसे दूर रहो। उनमें से एक को पहले ही टीवी शो में रोल मिल चुका है। वो हर साल इतना पैसा कमाती है कि BMW खरीद सकती है। रश्मि के बारे में सोचते ही उत्कर्ष की आंखें चमक उठीं। ईशान मुस्कुराया। वो बताना चाहता था कि रश्मि लगभग उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अपने पुराने दिनों के बारे में सोचकर ही वो उदास हो जाता था। बात करना तो दूर की बात थी। उत्कर्ष ने आगे कहा,
एक और चेतावनी, लड़कियों को नाराज मत करना। वो स्कूल की हर लड़की को जानती हैं। अगर उन्हें तुम पसंद नहीं आए तो कैंपस में किसी भी लड़की का ध्यान खींचने का तुम्हारा कोई चांस नहीं है। जानकारी के लिए थैंक्स। ईशान ने सिर हिलाया। उसने दीपिका को फिर से कुछ सतर्क नजरों से देखा। उसे उत्कर्ष से सहमत होना पड़ रहा कि वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। वो भी नहीं। दीपिका भी तुम्हारे लेवल से बाहर है। वो मुझ में भी दिलचस्पी नहीं लेगी, तुम में तो बिल्कुल नहीं, उत्कर्ष ने कहा जब उसने देखा कि ईशान को दीपिका में दिलचस्पी है। ईशान मुस्कुराया। उत्कर्ष बिल्कुल नहीं बदला था। उसकी नजरें अभी भी तेज थीं और उसकी जुबान और भी तेज। दीपिका की नजर किसी पर थी। उत्कर्ष ने अफसोस जताया, लेकिन वो बेवकूफ सोचता है कि वो किसी के साथ रहने के लिए बहुत अच्छा है। उत्कर्ष के बोलते ही उसने अपने होंठों से दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा, वो वहां है। ईशान ने दरवाजे की तरफ देखा। एक दुबला पतला लड़का कंधे पर बैग लटकाए दरवाजे पर खड़ा था। उसके लंबे बालों का बैंड उसके माथे पर ढीला पड़ा था, जिससे उसकी एक आंख ढकी थी, लेकिन बाल उसके खूबसूरत और साफ चेहरे को छिपा नहीं पाए थे। अंदर आओ, प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा। उनके सख्त चेहरे पर यह एक दुर्लभ नजारा था। लड़का क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट था। उसने नेशनल मैथ्स कंपटीशन में कई अवार्ड जीते थे। उसे पहले से ही हुआ यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलना पक्का था। इसलिए भले ही वो क्लास में देर से आया, प्रिंसिपल ने इस छोटी गलती को नजरअंदाज कर दिया। खूबसूरत लड़का क्लास में घूमता हुआ लड़कियों की प्यार भरी नजरों का मजा ले रहा था। उसे देखकर क्लास लीडर दीपिका का उत्साह भी बढ़ गया। वो अपनी आंखें उस लड़के पर गड्ढाए रही। उसके चेहरे पर मोह साफ दिख रहा था। ये लड़का न सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि बहुत होशियार भी है। उसने हर एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर लिए, और सबसे गुस्सा दिलाने वाली बात, वो कभी पढ़ाई नहीं करता, बिल्कुल नहीं। वो एग्जाम से पहले की रात वेब कैफे में डोटा खेल सकता है और फिर भी A+ ला सकता है। उत्कर्ष ने KDDH वाहट से कहा। वो स्कूल की बास्केटबॉल टीम का भी लीडर है। चीयर लीडर्स में ज्यादातर लड़कियां सिर्फ उसी और अभय की वजह से शामिल हुई। अपनी बात खत्म कर उत्कर्ष ने गहरी सांस ली और बोला, शुक्र है उसे दीपिका पसंद है और सारी लड़कियों को यह पता है, वरना हमें कभी किसी लड़की के साथ रिलेशन बनाने का मौका नहीं मिलता। ईशान के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये देखकर कि ईशान ने उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया, उत्कर्ष ने उसे गुस्से से देखा और पूछा, क्या बात है? ईशान ने धीमी आवाज में कहा, मैं क्यों जाऊं? ईशान के पिछले जन्म में पूरी 12वीं क्लास में सबसे पॉपुलर DDDH का था। उत्कर्ष की तरह ईशान भी उससे बहुत जलता था, लेकिन अब वो एक अलग इंसान था। उसकी नजर में कोई खास नहीं था। दूसरी तरफ उसका पुराना दोस्त उत्कर्ष उसके दिल के ज्यादा करीब था। चुप हो जा, तुम हमेशा इतने दिखावटी और घमंडी क्यों रहते हो? उत्कर्ष ने शिकायत की। मुझे भी वो पसंद नहीं, लेकिन कम से कम मैं तो मानता हूं कि वो अपने आप में टैलेंटेड है। ईशान मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। उत्कर्ष ने भौहें सिकोड़ दी। उसे लगा कि ये नया लड़का घमंडी है, लेकिन उसने अपनी राय अपने तक रखी। इस तरह ईशान का हाई स्कूल लाइफ आखिरकार शुरू हो गया। चूंकि वो ट्रांसफर स्टूडेंट था और बहुत शांत रहता था, ज्यादातर क्लासमेट्स उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। दीपिका ने नए LDDHK की चुप्पी को शर्मीलापन समझा। उसने सोचा कि वो आसानी से बेवकूफ बन सकता है, इसलिए उसने ईशान को सफाई के काम सौंप दिए जो कोई नहीं करना चाहता था, जैसे फर्श साफ करना। पब्लिक स्कूलों की 12वीं क्लास के उलट आईवी लीग हाई स्कूल स्टूडेंट्स को जल्दी छुट्टी दे देता था। अमीर खानदानों से आए इन खास बच्चों के लिए पढ़ाई ही कामयाबी का एकमात्र रास्ता नहीं था। कई ने हाई स्कूल खत्म होते ही विदेश में पढ़ने का फैसला कर लिया था। उनके पास आम हाई स्कूल स्टूडेंट्स की तुलना में ज्यादा ऑप्शंस और कम प्रेशर था। एक शाम, जैसा कि अक्सर होता था, ईशान सफाई का काम खत्म कर झील के किनारे वाले रास्ते से घर जा रहा था। अचानक उसे मदद के लिए एक हल्की सी चीख सुनाई दी। ईशान ने भौहें सिकोड़ दी और उस बिल्ली की पूंछ जैसे पेड्यच की तरफ दौड़ा जहां से चीख आ रही थी। जब वो पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक 30 साल का आदमी
पैच वाला छलावरण कोट पहने एक औरत को अपनी छाती के नीचे दबाए हुए था। उसके एक हाथ ने औरत का मुंह ढक रखा था और उसकी चीखें दबाने की कोशिश कर रहा था। औरत के कपड़े फटे थे। वो बेबस होकर अपनी नंगी बाहें हवा में लहरा रही थी, उस आदमी की पकड़दाच से छूटने की कोशिश में। रुक! ईशान चिल्लाया। वो आदमी चौंक गया। थोड़ी हिचक के साथ उसने औरत को छोड़ा और भाग गया। ईशान ने नाक सिकोड़ दी। अपने पैर की उंगलियों से उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और लात मारी। पत्थर गोली की तरह उस आदमी की तरफ गया और उसकी पीठ पर जा लगा। आ! वो आदमी चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। बद्धी मुश्किल से वो अपने पैरों पर खद्दा हुआ और भाग गया। ईशान ने उसे भागने दिया और पीछा नहीं किया। उसकी मारी लात सच्ची ताकत से भरी थी। उस आदमी को पहले से ही बद्धा आंतरिक जख्म हो चुका था। अगर वो फौरन अस्पताल नहीं गया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। क्या आप ठीक हैं? ईशान ने जमीन पर बैठी औरत से पूछा। पास से देखने पर उसे पता चला कि वो औरत करीब 27 साल की थी और सादगी से खूबसूरत थी। उसने गहरा मेकअप किया था और लाल रंग की छोटी स्कर्ट पहनी थी। वो उसे नाइट क्लब में काम करने वाली लड़कियों जैसी लगी। ईशान ने अफसोस जताते हुए सोचा, वो ऐसे कपड़े क्यों पहनेगी और अकेले रात में इधर उधर क्यों घूमेगी। ये समझते ही कि वो बच गई, औरत आखिरकार खुद को संभाल पाई। जब तक ईशान ने उसे खड़ीडीढ़े होने में मदद नहीं की, तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि उसका रेस्क्यू करने वाला एक हाई स्कूल स्टूडेंट था। उसने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आपका बहुत बहुत थैंक्स। अगर आप ना होते तो मैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। अब सब ठीक है, आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, ईशान ने कहा। इसके बाद दोनों ने बात शुरू की और औरत धीरे धीरे उस सदमे से उबरने लगी। बातचीत से ईशान को पता चला कि उस औरत का नाम सिंघानिया था और वो एक नाइट क्लब की मालकिन थी। वो आमतौर पर काम के बाद घर चली जाती थी, लेकिन आज रात वो दोस्तों के साथ शराब पी रही थी। चूंकि उसका बार उसके घर से ज्यादा दूर नहीं था, उसने पैदल चलने का फैसला किया, लेकिन उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। अगर वो हाई स्कूल का लाडीडीडीएच का न होता तो उसका रेप हो जाता या उससे भी बुरा। भले ही वो एक बार की मालकिन थी, वो अपने कुछ कस्टमर्स की तरह बदचलन नहीं थी। वो ईशान से जितना ज्यादा बात करती गई, उतना ही उसके बचाव के लिए शुक्रगुजार होती गई। उसे थोड़ी हैरानी हुई जब उसने सुना कि वो भी लेक्साइड कम्युनिटी में रहता था। मैं भी यहीं रहती हूं, क्या इत्तेफाक है? उसने पलकें झपकाईं। उसे यकीन था कि ये किस्मत ही थी जिसने उन्हें यहां लाकर मिलवाया। दोनों हाईवे के किनारे झील के पास की कम्युनिटी की तरफ साथ साथ चल पड़ी है। उस दर्दनाक अनुभव से उबरने के बाद सिंघानिया की लोगों को समझने की गहरी नजर वापस आ गई। वो आईवी लीग का स्टूडेंट है, लेकिन उन बिग ढेल बच्चों में से कौन पैदल घर जाना पसंद करेगा? उसके कबड्डी दीदियों से लगता है कि वो अमीर नहीं है। जब उसने ईशान को देखा तो उसे न सिर्फ एक लेडी डीरेच का अपने साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करता दिखा, बल्कि उसका पुराना रूप भी दिखा जब वो अपने गांव को छोड़ दी कर अकेले शहर में काम करने आई थी। उसे अचानक उस लड्डी डी के पर तरस आ गया। पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो? ईशान इस सवाल से हैरान रह गया। हाँ, तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। यूनिवर्सिटी टाउन के पास मेरा एक बार है, स्टार नाइट बार। ये तुम्हारे स्कूल के बहुत पास है। तुम रोज पैदल काम पर जा सकते हो। मैं तुम्हें वेटर की मंथली सैलरी के साथ 3000 रुपए कमीशन दूंगी, सिंघानिया ने कहा। ईशान इस ऑफर से खुश हुआ। एक दिव्य भगवान बार में वेटर का काम करे, उस टाइम के हिसाब से उसने जो पैसे ऑफर किए वो अच्छा था। लड्डेचके को हिचकिचाते देख सिंघानिया बोली, तुम निश्चिंत रहो, मेरे बार में कोई गड्ढे अपडेच नहीं होती। मेरे ज्यादातर कस्टमर्स स्टूडेंट्स हैं। वैसे भी आज की घटना के बाद मैं अभी भी डरी हुई हूं। मुझे तुम्हारी सिक्योरिटी की जरूरत है। सिंघानिया की आंखों में ईमानदारी देखकर ईशान ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, थैंक्स। कल काम पर आना याद रखना। बार का नाम स्टार नाइट बार है, वहां पहुंचकर मुझसे पूछना। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड